हेलो फ्रेंड्स, सुहेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पवन सीरीज़ के डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र को, यानी शिक्षण अधिगम सिद्धांत को। तो दोस्तों, यहाँ से भी ये जो पेपर आता है दोस्तों, ये 50 नंबर का आता है। 15 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, 15 अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं और 10 लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो 15 बहुविकल्पीय प्रश्नों के 15 नंबर, 15 अति लघुत्तरीय प्रश्न के 15 नंबर और 10 लघुत्तरीय प्रश्न के 20 नंबर दोस्तों यहाँ से होते हैं। तो इसका दोस्तों जो स्कोर हो जाता है वो होता है 50 अंकों का। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को जानेंगे। तो दोस्तों, इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों के 2 पार्ट आपको मिलेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। और उसके बाद दोस्तों अति लघुत्तरीय प्रश्न को हम लोग अगली वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताते चलें इससे पहले कि दोस्तों हम लोगों के सामाजिक अध्ययन का पूरा सिलेबस आपका मौजूद है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों उसका लिंक मौजूद है। आप लोग लिंक पर क्लिक करके सोशल साइंस के एक एक वीडियो को आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे से देख लें। फिर उसके बाद दोस्तों उसके बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न के वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है, आप लोग दोस्तों उनको भी वहाँ से अच्छे से कवर कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया यानी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पहला पेपर, उसके भी दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न, उसके 3 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्नों का दोस्तों 2 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके दोस्तों उन वीडियो को भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सुहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानेंगे कि बहुविकल्पीय प्रश्न कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न आएगा, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यानी शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, किसने कहा? ठीक है, जॉनसन ने कहा, एडम्स ने कहा, बीएस ब्लूम ने कहा या जॉन डीवी ने कहा? तो दोस्तों जॉन डीवी ने कहा कि शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन कि किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है? टीपी नन ने कहा, स्पेंसर ने कहा, जॉन लॉक ने कहा या फिर आदि शंकराचार्य जी ने कहा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेंसर। अगला, संप्रेषण शब्द का लैटिन वर्ड कम्युनिस का क्या आशय है? ठीक है, तो इसका सामान्य, असामान्य, उपयोगी या आदान और प्रदान? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामान्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है, संप्रेषण के तत्व हैं संदेश, माध्यम, स्रोत या फिर उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो जब संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन होता है उसमें संदेश भी होते हैं, माध्यम भी होता है और स्रोत भी होते हैं। ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? पुनर्बलन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत या फिर उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर पर विधि के जनक यानी प्रश्नोत्तर जो विधि है इसके जनक कौन है? सुकरात हैं, प्लेटो हैं, अरस्तु हैं या फिर डीवी हैं? ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुकरात जो है वो प्रश्नोत्तर विधि के जनक थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हमारा आता है कि निदान की प्रक्रिया से संपादित होता है समस्या पहचान, समस्या समाधान, समस्या की आवश्यकता या उपर्युक्त सभी? तो जो निदान होती है उसकी प्रक्रिया से समस्या जो होती है उसका समाधान संपादित होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है कि सूक्ष्म शिक्षण में निम्न में से कौन सा तत्व समावेश नहीं होता? सूक्ष्म समय, सूक्ष्म कक्षा आकार, वृहद पाठ्य पुस्तक या अभ्यास आधारित शिक्षण? तो दोस्तों इसमें जो सूक्ष्म शिक्षण होता है यानी जो माइक्रो टीचिंग होती है उसमें वृहद पाठ्य पुस्तक ये समाहित नहीं होती। बाकी सूक्ष्म समय यानी जो समय होता है वो लगभग 6 मिनट का होता है। ठीक, सूक्ष्म कक्षा आकार, कक्षा का जो आकार होता है उसमें 8 से 10 बच्चे उसमें शामिल होते हैं, 6 से 7, 8, 9, 10 जो बच्चे होते हैं सूक्ष्म आकार हो जाता है क्लास का। ठीक, और अभ्यास आधारित शिक्षण होता है, इसमें दोस्तों 10 स्किल होते हैं, उन 10 स्किल को यहाँ पर प्रशिक्षण उसका किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि पाठशाला यानी विद्यालय को उद्यान की संख्या किसने दी, यानी किसने बताया कि पाठशाला या विद्यालय उद्यान है? ठीक है, हर्बर्ट ने बताया, मॉन्टेसरी ने बताया, फ्रोबेल ने बताया या फिर फ्रैंकलिन ने बताया? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा फ्रोबेल। व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं, सक्रिय बने रहते हैं, उत्साही बने रहते हैं, क्रियाशील बने रहते हैं या फिर निष्क्रिय बने रहते हैं? ठीक, तो जो लेक्चर मेथड होता है यानी जो व्याख्यान विधि होती है इसमें छात्र क्या होते हैं? वो निष्क्रिय बने रहते हैं। वो जो श्रोता यानी जो लेक्चरर होता है उसकी सिर्फ बातों को या उसका जो लेक्चर होता है उनको वो सुनता है खामोशी के साथ। ठीक,
अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियाँ थीं तो पाठ्यक्रम आधारित, ठीक, शिक्षक केंद्रित, पाठ्यपुस्तक केंद्रित या फिर बाल केंद्रित। तो दोस्तों जो प्राचीन कालीन शिक्षण विधियाँ थीं वो थी शिक्षक केंद्रित, क्योंकि पुस्तकें इतनी थी नहीं, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार नहीं हुआ था, ठीक, पाठ्यक्रम कोई उसका था नहीं, ठीक है, उसके बाद पाठ्यपुस्तक भी नहीं थी, तो क्या था, शिक्षक केंद्रित होती, जितना शिक्षक पढ़ाते थे उतना छात्र वो जानते थे, उसको रटते थे वहाँ से, ठीक। प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है, ठीक है, तो विषय वस्तु से, पूर्व ज्ञान से, शिक्षक ज्ञान से या फिर अश्रृंखलाबद्ध से, ठीक है। तो दोस्तों ये होता है पूर्व ज्ञान से। प्रस्तावना प्रश्न जो होती हैं वो पूर्व ज्ञान पर आधारित होती हैं, यानी जो भी आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ प्रस्तावना प्रश्न हमें, यानी इंट्रोडक्शन क्वेश्चन हमें पूछने पड़ते हैं, जिसका उत्तर बच्चा देता है। जो आंसर बच्चा देगा उसी आंसर से हमें अगला क्वेश्चन तैयार करना पड़ता है। तो इसमें दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन हमें पूछने पड़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन या 5वां क्वेश्चन जो होगा वो प्रॉब्लमेटिक यानी समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है कि बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है, ठीक है, यानी कल्पना शक्ति का विकास किससे किया जा सकता है, समूह कार्य के द्वारा, व्याख्यान के द्वारा, कहानी द्वारा या फिर प्रश्नोत्तर द्वारा। तो दोस्तों ये जो कल्पना शक्ति का जो विकास होता है वो होता है प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा, यानी आप जब बच्चों से प्रश्न पूछेंगे तो बच्चा क्या करेगा, उन प्रश्नों को वो सोचेगा वहाँ से, ठीक है, तब उसका आंसर वो देगा वहाँ से, ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है कि पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ठीक। तो चयन का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, आवर्ती का सिद्धांत या फिर नियोजन का सिद्धांत। तो दोस्तों ये होता है आवर्ती का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है कि पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है, यानी जब हम बच्चे को शैक्षिक भ्रमण पर लेकर जाते हैं, ठीक है, तो बच्चों में विकास होता है। किसका विकास होता है, समय के सदुपयोग का विकास होता है, या मनोरंजकता आती है, बौद्धिकता आती है, या फिर निरीक्षण या अवलोकन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निरीक्षण और अवलोकन। वो लोग खुद देख के समझेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थित है, या उसके बारे में अच्छे से वो जान लेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है कि ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य हैं, ठीक, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य या फिर उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों ब्लूम ने के अनुसार दोस्तों शिक्षण के उद्देश्य उपर्युक्त ये सभी हैं, ज्ञानात्मक होते हैं, भावात्मक होते हैं, क्रियात्मक होते हैं, ठीक। अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर आता है साविद्या या विमुक्तीय शब्द का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है, आदर्शवादी है, प्रकृतिवादी है, प्रयोजनवादी या फिर अस्तित्ववादी। तो दोस्तों ये आदर्शवादी विचारधारा का मानना होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है कि गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित शिक्षण सूत्र क्या है, सूक्ष्म शिक्षण, ज्ञात से अज्ञात, पूर्ण से अंश की ओर या विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो दोस्तों ये हो जाएगा पूर्ण से अंश की ओर, ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हमारा आता है कि शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, किसने कहा, जॉन डीवी ने कहा, एडम्स ने कहा, रेमंड ने कहा या फिर एंडरसन ने कहा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉन डीवी। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न हैं ये 2022 में, 2023 में, 2021 में आए हुए इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आप लोग दोस्तों क्या करिएगा, एक नोटबुक पे इन क्वेश्चन को आप लिखते हुए चलिएगा, जिससे दोस्तों यहाँ पर ये रहेगा कि तो दोस्तों आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में तो जरूर मिलेंगे। उसके अलावा दोस्तों जब आपका सीटेट या यूपी डेट का दोस्तों एग्जाम होगा उसमें भी यही सब क्वेश्चन इसी तरीके से आपके देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है, कम्युनिस से हुई है, कम्युनिकल से हुई है, कम्युनिकेशन से हुई या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये कम्युनिस्ट से हुई है, ठीक है। संप्रेषण के प्रकार हैं 4 प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं, 1 प्रकार है या 3 प्रकार है। तो दोस्तों संप्रेषण के प्रकार हैं 4। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आता है हमारा, प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता कौन है, फ्रोबेल हैं, मॉन्टेसरी हैं, किलपैट्रिक हैं या पेस्टोलॉजी हैं। तो ये किलपैट्रिक थे। निम्न में से शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत या फिर परिमाण का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो परिमाण का सिद्धांत है ये शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। बाकी क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत ये शिक्षण के सामान्य सिद्धांत हैं। परिणाम का सिद्धांत जो होगा वो सामान्य सिद्धांत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है, कल्पना और तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से करते हैं, व्याख्यान विधि से, प्रश्नोत्तर विधि से, खेल पर विधि से या फिर कहानी पर विधि से। तो दोस्तों ये हो जाएगा कहानी पर विधि से, ठीक है। यानी जब बच्चों को कहानी सुनाएंगे तो उनमें कल्पना और तर्क का विकास होगा, ठीक है। अगला यहाँ पर सुकराती प्रविधि कहते हैं, ठीक। तो कहानी प्रविधि को, प्रयोग प्रविधि को, प्रश्नोत्तर प्रविधि को या फिर विश्लेषण विधि को। तो दोस्तों सुकराती प्रविधि कहते हैं प्रश्नोत्तर विधि को। अगला
शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है, यानी जो शिक्षक केंद्रित शिक्षण होगा उसमें शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होगा? शिक्षक होगा, शिक्षार्थी विद्यार्थी होगा, प्रधानाचार्य होगा या फिर पाठ्यक्रम होगा। तो इसमें दोस्तों शिक्षक हो जाता है, ठीक है। और बाल केंद्रित में कौन हो जाएगा? बाल केंद्रित में हो जाएगा विद्यार्थी हो जाएगा। शिक्षक केंद्रित में शिक्षक और बाल केंद्रित में विद्यार्थी यानी बालक हो जाएगा, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता यानी माइक्रो टीचिंग के जन्मदाता कौन थे? डी एलन, स्किनर, बीके पासी या फिर रायबर्न। तो ये थे डी एलन। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है, पाठ्यक्रम है, परिवार है, पूर्व ज्ञान है या फिर पाठ है। तो दोस्तों पाठ प्रस्तावना में क्या होता है? ये पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है, ठीक है। यानी इसमें इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला, व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं, मूक बने रहते हैं, सक्रिय बने रहते हैं, निष्क्रिय बने रहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये निष्क्रिय बने रहते हैं, यानी लेक्चर मेथड में स्टूडेंट क्या होता है, जब कोई लेक्चर देता है तो वो सुकून से सुनता है उसको, ठीक है। अधिगम का क्या अर्थ है? लक्ष्य प्राप्त करना, सीखना, व्यवहार करना या फिर उपरोक्त सभी। तो अधिगम का दोस्तों अर्थ होता है सीखना, यानी लर्निंग अधिगम को कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से हमारा आता है कि शिक्षण का अभिप्राय है, यानी शिक्षण से आप क्या समझते हैं? पढ़ाना, सिखाना, अधिगम या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों शिक्षण का अर्थ क्या होता है? ये अर्थ होता है पढ़ाना। यहाँ पे शिक्षण का संबंध नहीं है, शिक्षक से नहीं है, विद्यार्थी से नहीं है, पाठ्यपुस्तक से नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं, शिक्षण का संबंध नहीं है। तो इन सबसे दोस्तों शिक्षण का संबंध होता है, शिक्षक से होता है, विद्यार्थी से होता है, पाठ्यपुस्तक से होता है। शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है, किसने कहा था ये? ठीक, बीएफ स्किनर ने कहा, रायबर्न ने कहा, क्लार्क ने कहा या फिर रस्क ने कहा। तो दोस्तों इसको कहा है बीएफ स्किनर ने। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन और प्रोत्साहन है, ये किसकी परिभाषा है? थॉमसन ने कहा, एन एल्गेज ने कहा, बर्टन ने कहा या फिर जॉन ब्रूवेकर ने कहा। तो दोस्तों इसको बर्टन ने कहा था। अगला क्वेश्चन यहाँ आता है शिक्षण प्रक्रिया में स्तंभ हैं, यानी पोल कौन कौन से हैं? पिलर, ठीक है। 1 है, 3 है, 4 हैं या फिर 5 हैं। तो दोस्तों इसके जो शिक्षण प्रक्रिया के स्तंभ होते हैं वो होते हैं 3। शिक्षक होता है, शिक्षार्थी होता है और पाठ्यक्रम होता है, ठीक है। यानी ये त्रिध्रुवी प्रक्रिया हो जाती है, इस तरीके से है, ठीक है। शिक्षक का होना ज़रूरी है, छात्र का होना ज़रूरी होता है और पाठ्यक्रम का होना ज़रूरी होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि शिक्षण होता है, सुनियोजित होता है, प्रेरणात्मक होता है, सुझावात्मक होता है, तो उपरोक्त सभी। तो ये सुनियोजित होता है शिक्षण, ठीक है। यानी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही शिक्षण दिया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि शिक्षक के समक्ष शिक्षण में समस्याएं होती हैं, यानी जो शिक्षक होता है उसके सामने शिक्षण यानी पढ़ाते समय कौन कौन सी समस्या आती है। तो पहली समस्या आएगी कि शिक्षण माध्यम की समस्या, सह शिक्षा को एजुकेशन की भिन्नताएं होती हैं, वो भी एक समस्या खड़ी कर देती है। व्यक्तिक यानी इंडिविजुअल भिन्नता होती है, वो उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें ये जो तीनों चीज़ें हैं, शिक्षण माध्यम की समस्या, ठीक है, उसके बाद सह शिक्षा यानी को एजुकेशन की भिन्नताएं होती हैं, उसके बाद व्यक्तिक इंडिविजुअल जो भिन्नताएं होती हैं, ये एक शिक्षक के सामने शिक्षण करते समय समस्याएं पैदा कर देती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपव्यय और अवरोधन संबंधित है, पाठ्यक्रम से, विद्यालय से, विद्यार्थियों से या फिर समाज से। तो दोस्तों ये विद्यार्थियों से संबंधित है। साविद्या या विमुक्तीय का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है? आदर्शवाद का, प्रकृतिवाद यानी प्रकृतिवादी का, प्रयोजनवादी का या फिर अस्तित्ववादी का। तो दोस्तों ये आदर्शवादी विचारधारा का मानना है। ब्लूम के अनुसार यानी ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित शिक्षण उद्देश्य हैं ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हमारा आता है कि पाठ्यवस्तु विश्लेषणात्मक विधि में प्रयुक्त होता है लिखित संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण, आ और बा यानी लिखित संप्रेषण और मौखिक संप्रेषण दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पाठ्य वस्तु विश्लेषण विधि में क्या होगा? आ और बा यानी लिखित संप्रेषण और मौखिक संप्रेषण दोनों शामिल होता है। कक्षा में संप्रेषण का माध्यम होता है, ठीक। तो मुख्य माध्यम, हार्डवेयर उपकरण, पुस्तकें, मुख्य माध्यम व हार्डवेयर उपकरण। तो दोस्तों इसमें क्या होगा? मुख्य माध्यम और हार्डवेयर जो उपकरण होते हैं ये संप्रेषण के माध्यम होते हैं कक्षा में, ठीक है, यानी जिनके माध्यम से हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हमारा आता है कि कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण, शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण दोनों, या फिर लिखित संप्रेषण। तो इसमें दोस्तों संप्रेषण का जो प्रारूप होगा वो शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों होता है। अगला क्वेश्चन, अशाब्दिक संप्रेषण का आकलन किया जाता है फ्लैंडर्स की विधि के द्वारा, ओवर की प्रविधि से या फिर ग्लोबे की प्रविधि से या उक्त सभी के। तो ये ग्लोबे की प्रविधि से अशाब्दिक संप्रेषण का आकलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष हैं शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्यवस्तु या फिर
उक्त सभी। तो शिक्षण प्रक्रिया के दोस्तों शिक्षार्थी भी होगा, शिक्षक भी होगा और पाठ्यवस्तु यानी पाठ्यक्रम भी होगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है कि दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ब्रूनर ने किया, बीओ स्मिथ ने किया, फ्लैंडर्स ने किया या फिर सुकरात ने किया? तो दोस्तों दार्शनिक विचारधारा का प्रतिपादन सुकरात ने किया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पे शिक्षक किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। सेकंड यहाँ पर वे वैसा व्यवहार क्यों करते हैं, तथा तीसरा यहाँ पर आता है कि उस व्यवहार का क्या प्रभाव होता है। किसने कहा है ये? स्मिथ का ये कथन है, गेज का ये कथन है, ब्रूनर का कथन है ये, या फिर कार्लिंगर का ये कथन है? तो दोस्तों ये गेज का कथन है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र की ओर सबसे पहले ध्यान किसने दिया। ठीक है, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर ये सूत्र है, इस पर सबसे पहले ध्यान किसने दिया? स्पेंसर ने दिया, हार्बर्ट ने दिया, डीवी ने दिया या फिर प्लेटो ने दिया। ठीक है, तो इस पर दोस्तों सबसे पहले ध्यान दिया था हार्बर्ट ने। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है सूक्ष्म से स्थूल की ओर। ठीक, शिक्षण सूत्र है दोस्तों ये। ठीक, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर या फिर पूर्ण से अंश की ओर? तो दोस्तों ये हो जाएगा मूर्त से अमूर्त के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से हमारा आता है कि गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक पर आधारित शिक्षण सूत्र है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, पूर्ण से अंश की ओर या फिर सरल से जटिल की ओर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण से अंश की ओर। ठीक, ये गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक पर आधारित शिक्षण सूत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि पाठ की विषय सामग्री का विभाजन इस ढंग का होना चाहिए कि वे विचारों को समझने में सरल हों, वे पाठ के प्रारंभिक बिंदु में प्रयोग किए, और जो कठिन हों वे क्रमशः छात्रों के सामने आए। उपरोक्त कथन किस सूत्र से संबंधित है ये? तो ये ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, सरल से जटिल की ओर या फिर संप्रेषण से विश्लेषण की ओर? तो दोस्तों ये सरल से जटिल की ओर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है कि सूत्र का संबंध आगमन विधि से है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर या फिर मूर्त से अमूर्त की ओर? तो ये हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का पर्याय सूत्र क्या है। ठीक है, यानी पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र से दूसरा इसका क्या मतलब पर्याय है। ठीक है, तो मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर या विश्लेषण से संश्लेषण की ओर? तो दोस्तों ये हो जाएगा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बालक को केंद्र मानकर यानी बालक की रुचियों के अनुसार शिक्षण किस सूत्र द्वारा दिया जाता है। ठीक, तो संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, सरल से कठिन की ओर, मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर या फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर? तो दोस्तों ये हो जाएगा मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है कि व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं, मूक बने रहते हैं, सक्रिय बने रहते हैं, निष्क्रिय बने रहते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों व्याख्यान विधि में छात्र बने रहेंगे निष्क्रिय। स्पष्टीकरण युक्ति की विशेषता नहीं है। उपयुक्तता, क्रमता, भाषा, उपरोक्त सभी? तो दोस्तों स्पष्टीकरण युक्ति की ये विशेषताएं नहीं है, यानी उपरोक्त सभी विशेषताएं इसकी नहीं है। उपयुक्तता भी नहीं है, क्रमता भी नहीं है, भाषा भी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्पष्टीकरण युक्ति का प्रयोग किस विषय के लिए विशिष्ट रूप से होता है? सामाजिक अध्ययन या फिर विज्ञान, हिंदी या फिर गणित? तो दोस्तों स्पष्टीकरण जो होगा उसके लिए सबसे स्पष्टीकरण युक्ति का प्रयोग दोस्तों सामाजिक अध्ययन विषय के लिए बहुत ही बेहतर होता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि विद्यालय पर्यटन यानी स्कूल ट्रिप सबसे पहले किस शिक्षा शास्त्री की देन है? रेमंड, प्रोफेसर राय, प्लेटो या फिर PN राय की? तो दोस्तों ये प्रोफेसर राय की। अगला सन 1960 में शैक्षिक क्षेत्रीय पर्यटन पर शोध कार्य किसने किया? डॉक्टर एलन ने किया, PC मिश्रा ने किया, DV ने किया या फिर हर्बर्ट ने किया? तो डॉक्टर एलन ने किया। पर्यटन सबसे अधिक सहायक है भाषा शिक्षण के लिए, गणित शिक्षण के लिए, संगीत शिक्षण के लिए या फिर भूगोल शिक्षण के लिए? दोस्तों जो पर्यटन होगा वो भूगोल शिक्षण के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो जाएगा, यानी सहायक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जो कार्य ऊपरी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करे वही खेल है। ये कथन किसका है? म्यूलिक का है, रायबर्न का है, थॉमसन का है या फिर क्लार्क का है? तो ये म्यूलिक का है। अगला खेल विधि के लिए आवश्यक है स्वतंत्रता, रचनात्मकता, मानसिक शक्तियों का विकास या उपरोक्त तो सभी? तो दोस्तों खेल विधि के लिए स्वतंत्रता भी जरूरी है, रचनात्मकता भी जरूरी है, मानसिक शक्तियों का विकास भी जरूरी है। तो दोस्तों इस तरीके से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम किसने किया? रूसो ने किया,
किलपैट्रिक ने किया, फ्रोबेल ने किया या फिर मॉन्टेसरी ने किया? तो दोस्तों ये रूसो ने किया। अगला क्वेश्चन कि सामूहिक चर्चा की उच्च स्तरीय शिक्षण विधियां हैं विचार समिति, सम्मेलन, विचार गोष्ठी या फिर उपरोक्त सभी? तो दोस्तों सामूहिक चर्चा की ये उच्च स्तर की जो विधियां हैं वो विचार समिति भी हो जाएगी, सम्मेलन भी हो जाएगी, विचार गोष्ठी भी हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बहुश्रेणी शिक्षण विधि संबंधित है अध्यापकों से संबंधित है, प्रधानाचार्य से संबंधित है, मॉनिटर से संबंधित है या फिर उपरोक्त सभी से? तो दोस्तों ये मॉनिटर से संबंधित है। प्राचीन काल में कौन सी विधि चिकित्सा से संबंधित थी? प्रयोग विधि, आगमन विधि, क्रियात्मक विधि या फिर अवलोकन विधि? तो दोस्तों ये हो जाएगा अवलोकन विधि। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है कि प्रश्न आदत कौशल के बाहर समस्त शैक्षिक क्रिया की कुंजी है, कथन किसका है? यानी किसने कहा कि प्रश्न आदत कौशल के बाहर समस्त शैक्षिक क्रिया की कुंजी है? पार्कर ने कहा, लैंगडन ने कहा या फिर क्लार्क ने कहा या फिर फ्रॉबेल ने कहा? ठीक, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये पार्कर ने कहा था। अगला प्रश्नोत्तर विधि से इसका संबंध है अन्वेषण, अनुसंधान, तर्क या फिर उपरोक्त सभी? तो दोस्तों प्रश्नोत्तर विधि से अन्वेषण का भी संबंध है, अनुसंधान का भी संबंध है, तर्क का भी संबंध है। तो इस तरीके से दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि बहुश्रेणी शिक्षण विधि स्तर से संबंधित है प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर के लिए, उच्च स्तर के लिए या फिर उपरोक्त सभी के लिए? तो बहुश्रेणी शिक्षण विधि ये दोस्तों प्राथमिक स्तर से संबंधित होती है। अगला निदानात्मक परीक्षण अर्थ है बालकों की त्रुटियों कमजोरियों को पता लगाना, बालकों की त्रुटियों को सूचीबद्ध करना, समस्या दूर करना या फिर समस्याओं का प्रयोग करना? तो दोस्तों इसमें क्या होगा, निदानात्मक परीक्षण में बालकों की जो त्रुटियां होती हैं, जो गलतियां होती हैं उनको हम लोग जानते हैं, कमजोरियां जो होती हैं यानी बालक किसमें कमजोर है, ठीक है, किस सब्जेक्ट में कमजोर है, क्यों कमजोर है, उनका हम पता यहाँ पर लगाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है? ठीक, तो प्रेरणा दूर करने के लिए, कौशल प्रदान करने के लिए, कमजोरी दूर करना या फिर मूल्यांकन करना? तो दोस्तों ये कमजोरी दूर करने के लिए, किसकी कमजोरी? छात्रों की कमजोरी दूर की जाती है। किस सब्जेक्ट में छात्र कमजोर है, क्यों कमजोर है, इनकी जब जानकारी हम ले लेते हैं तो हम दूसरे मेथड से या दूसरी विधियों के द्वारा बच्चों को समझाते हैं और पढ़ाते हैं वहाँ से। ठीक, अगला क्वेश्चन बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास, बालक का मानसिक विकास, बालक का शारीरिक विकास या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य होगा बालक का सर्वांगीण विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि क्रियापरक आधारित शिक्षण विधि है प्रोजेक्ट विधि, किंडरगार्टन विधि, खेल विधि या फिर ये सभी? तो दोस्तों क्रियापरक आधारित शिक्षण विधियाँ ये सभी हैं, यानी प्रोजेक्ट विधि भी हो जाएगी, किंडरगार्टन यानी केजी जो होती है, ठीक है, किंडरगार्टन, खेल विधि होती है, यानी इन सब के माध्यम से क्या होता है, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख जाता है। अध्यापक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है बहुकक्षा शिक्षण में, क्रियापरक शिक्षण में, बाल केंद्रित शिक्षण में या फिर सहगामी शिक्षण में? तो दोस्तों बहुकक्षा शिक्षण में अध्यापक को मॉनिटर पर निर्भर करना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन छात्रों में प्रशिक्षण के समय विकसित किया जाता है कौशल विकसित किया जाता है, प्रेरणा विकसित की जाती है, व्यक्तित्व विकसित की जाती है या फिर ज्ञान? तो दोस्तों छात्रों में प्रशिक्षण के समय कौशल विकसित किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया? फोर्ट विलियम कॉलेज, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, जेएनयू ने या फिर एनसीईआरटी ने? तो दोस्तों इसको स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम इसका अध्ययन किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि क्लार्क ने शिक्षण कौशलों की व्याख्या किस सन में की? 1920 में की, 1952 में की, 1970 में की या 1982 में की? तो 1970 में उन्होंने की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि शिक्षण कौशल उन क्रियाओं पर आधारित है जो छात्र व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित और क्रियान्वित किए जाते हैं। ये किसका कथन है? अलेन का है, क्लार्क का है, ब्राउन का है या फिर रायबर्न का है? तो ये दोस्तों क्लार्क का है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद ने 1979 में शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम को अध्ययन कराते हुए शिक्षण कौशल बताए। 10 बताए, 14 बताए, 7 बताए या फिर 21 बताए? तो उसने बताए 7। अगला पाठ्य योजना यानी लेसन प्लानिंग का प्रथम बिंदु क्या होता है? प्रस्तावना प्रश्न होता है, उद्देश्य कथन होता है, काठिन्य निवारण होता है या व्याख्या होता है? तो दोस्तों पाठ्य योजना यानी जब लेसन प्लान हम बनाते हैं उसका प्रथम बिंदु क्या होगा? वो हो जाएगी पाठ प्रस्तावना। अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से हमारा आता है कि प्रस्तावना प्रश्न यानी इंट्रोडक्शन क्वेश्चन का संबंध है विषय वस्तु से है, पूर्व ज्ञान से है, शिक्षक ज्ञान से या फिर श्रृंखलाबद्धता से है? तो दोस्तों ये पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं इंट्रोडक्शन क्वेश्चन। अधिगम का क्या अर्थ है? लक्ष्य प्राप्त करना, सीखना, व्यवहार करना या फिर उपरोक्त सभी? तो दोस्तों अधिगम का अर्थ होता है सीखना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उल्लेख है अपव्यय का अवरोधन, शिक्षा का गिरता स्तर, शिक्षा में गुणात्मक सुधार में कमी,
फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र जिसका नाम था शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, उनके बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर किया। तो दोस्तों ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में दोस्तों इसके बचे हुए जो पवन सीरीज के क्वेश्चन हैं बहुविकल्पीय, उनको हम लोग कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से जो बताए गए पॉइंट हैं या यहाँ से जो बताए गए बहुविकल्पीय प्रश्न है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सुहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द पार्ट 2 में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।